हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी कंपाउंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ज्वार भाटा क्या है और उसकी सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की है। तो इसके आगे हम आज चर्चा करेंगे ज्वार उत्पादक बल, ज्वार का समय और ज्वार के प्रकार। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे ज्वार और भाटा के डेफिनेशन को। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार जो है चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और ऊपर उठ करके तट की ओर बढ़ना, ये कहलाता है ज्वार। ज्वार आने में क्या है? ज्वार आने के समय में सागर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ही सागरीय जल का नीचे गिरना और सागर की ओर जल का लौटना भाटा कहलाता है। तो सागरीय जल जब ऊपर उठा तो ज्वार उठा और तट की ओर आगे बढ़ा, तो ज्वार नीचे गिरा, फिर से सागर की ओर चला गया, तो भाटा कहते हैं। तो अब इसमें हम ज्वार उत्पादक बल पर चर्चा करेंगे। तो ज्वार उत्पादक बल जो है यह ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। तो उत्पत्ति एक्चुअली में जो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ही होती है। तो हम इसमें थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के जो नियम है इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की वस्तुओं में ग्रेविटी होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करती है। और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति दो नियमों पर आधारित है या दो नियमों पर निर्भर करती है। तो पहला क्या नियम है, किस पर निर्भर करेगी? पहला ये है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी वस्तु के भार के समानुपाती। यानी कि ये आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये मास के बराबर होता है। मास यानी कि भार, वस्तु के भार को हम यहाँ मास लिखे हैं और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसका इन दोनों के बीच सीधा संबंध होता है। अगर आप मास को बढ़ाएंगे, पहले यहाँ देखिए, मास को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बढ़ेगी। कहने का मतलब है अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को लेके चले तो ये भारी वाला ऑब्जेक्ट है तो इसकी तुलना में ये हल्का है, तो इसका भार ज़्यादा है, इसका कम है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी और इसका कम होगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्रेविटी जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति दूरी के से उल्टा संबंध रखती है। जैसे कि अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को कम करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी, बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, उल्टा संबंध है। घटा रहे हैं दूरी तो बढ़ रही है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अगर दूरी बढ़ा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो रही है। अब यहाँ पे ये लगता है कि सागरीय जल का ऊपर उठना कैसे संभव है? क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण शक्ति लग रहा है। अब पृथ्वी में जो है कुछ भाग स्थलीय भाग है तो कुछ आपका जलीय भाग है, हालांकि अधिकांश भाग जो है जलीय भाग है। तो स्थलीय भाग को इजीली आप मूव नहीं करा सकते, जबकि जलीय भाग में आसानी से मूव होती है, हवा के घर्षण से भी हो जाती है, लेकिन स्थलीय भाग को हवा से घर्षित करके नहीं हिलाया जा सकता। तो इसीलिए चंद्रमा जो है जो आसानी से मूव कर सकता है उसको आकर्षित कर रहा है, यानी कि जलीय भाग आकर्षित हो रहे हैं, स्थलीय भाग आकर्षित नहीं हो रहे, इसलिए सागरों में ही ज्वार भाटा आती है। चलिए इस डायग्राम पे पहले फोकस कर लेते हैं। ये क्या है? सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करती है। यहाँ पे मैंने पृथ्वी को अपने अक्ष पर रोटेशन भी दिखाया है, या अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, चंद्रमा भी अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी जो है सेम डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन गति करते हैं और परिक्रमा भी सेम डायरेक्शन में। जैसे पृथ्वी का ये डायरेक्शन है तो चंद्रमा का भी ये डायरेक्शन है। अब और एक चीज है, ये जो परिक्रमा कक्षा होता है, चाहे आप पृथ्वी का देखिए या चंद्रमा का, दोनों का अंडाकार होता है। तो अंडाकार होने की वजह से कभी कभी सूर्य नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। ये केस सूर्य में भी होता है। कभी कभी पृथ्वी और
चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है उस अवस्था को उपभू कहा जाता है, और जब कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है तो उस अवस्था को अपभू कहा जाता है। तो ये कुछ डिस्टेंस मैंने लिखे हुए हैं, देखिए ये आपका न्यूनतम दूरी लिखा हुआ है 3,56,000, 3,56,000 है, और ये 4,07,000 किलोमीटर। तो ये अधिकतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी, ये है आपका उपभू। इस डायग्राम पे आइए। इस डायग्राम में बल्ज को मैंने ड्रॉ किया है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो जगह पर बल्ज बन रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एट ए टाइम, एक समय में दो बल्ज बनते हैं। दो बल्ज कैसे बनेंगे? एक आपका चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से, चंद्रमा के सम्मुख वाला भाग जो है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से बल्ज बनेगा, जबकि चंद्रमा के पीछे वाले में एक बल्ज बन रहा है, उसके पीछे केंद्र त्यागी बल काम करेगा। तो केंद्र त्यागी बल ऐसा बल होता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र से बाहर लगने वाले बल को केंद्र त्यागी बल कहते हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर एक बल्ज बनेगा, और पहला तो बल्ज यहीं पे बन रहा है। चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग में जो बल्ज बनेगा उसको जेनिथ बल्ज कहा जाता है, और उसके पीछे वाले बल्ज को नादिर बल्ज कहा जाता है। तो जहाँ कहीं भी ये बल्ज बनेगा वहाँ पर ज्वार आएगी, और जहाँ कहीं भी जल का स्तर नीचे हो जाता है वहाँ पर भट आएगी। यहाँ पे बल्ज से आप परेशान मत होइएगा, बल्ज एक्चुअली में जल का उभार ही है। जल क्या है? जल चलिए इस लेवल पर है, अब ये क्या हो गया? थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यानी बल्ज आकर्षण से पानी क्या हो गया? उभार बन गया, तो ये क्या हो गया? बल्ज बन गया। ओके, ग्लोब में थोड़ा समझते हैं। ये सपोज करिए इधर आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग में एक बल्ज बनेगा क्योंकि आकर्षण शक्ति लग रही है। तो यहाँ पे क्या है? जल का उभार आएगा। तो जल का उभार जो है ये कहाँ से आएगा? इन्हीं जलीय भागों से एक्स्ट्रा जल आएगा, तो आपका क्या है? जल का उभार बनेगा। यहाँ एक जल का उभार बन रहा है, इधर जल का उभार बन रहा है, तो इस जगह पे क्या है? जल का लेवल घट जाता है। यहाँ बल्ज बन रहा है और यहाँ बल्ज बन रहा है, तो यहाँ पे जल स्तर नीचे हो जाएगा। इन जगहों पर भाटा आ रहा है, यहाँ पे ज्वार आ रहा है। ये जेनिथ ज्वार हो जाएगा आपका, ये आपका नादिर ज्वार हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको आई थिंक समझ में आ गया है। एक तो उत्पादक बल के रूप में चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति है, और उसके बाद ये कुछ एक्टिविटी है जिस वजह से इससे आपको समझ में आ रहा है कि कौन आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगा रहा है। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि दूरी जब इनकी कम है तो चंद्रमा ही आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगा रही है। इवन कल डिस्कस किए थे हम, सौर बल्ज की तुलना में चंद्र बल्ज जो है 46% बड़ा होता है। बड़ा बल्ज बनाएगा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से। ओके, इसीलिए आकर्षण शक्ति जो है ज्यादातर चंद्रमा की ही लगने वाली, क्योंकि ये नजदीक में है। चलिए उसके बाद हम आएंगे ज्वार का समय में। तो ज्वार का समय जानने से पहले हमें ये पहले याद रखना होगा कि प्रतिदिन 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। हर दिन 2 ज्वार 2 भाटा आते हैं, यानी कि एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 2 ज्वार 2 भाटा आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 घंटे का समय है। इस घंटे में अगर 2 ज्वार आ रहा है कह रहे हैं तो 12 घंटे के अंतराल में होगा। 12 घंटा का अंतराल होना चाहिए, यानी कि सुबह अगर 4 बजे ज्वार आ रहा है तो शाम में और एक बार ज्वार आना चाहिए। 4 बजे एक ज्वार आया तो दूसरा ज्वार 4 बजे शाम में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है ज्वार का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है। इसको हम समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं, चंद्रमा की परिक्रमा। चंद्रमा जो परिक्रमा करती है पृथ्वी की, तो वो कितने समय लगाती है? यहाँ लिखे हैं 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 17.5 सेकंड का समय लगाती है। लगभग आप 28 दिन लेके चलिए, इतने दिन लगाती है पृथ्वी की परिक्रमा करने में, लगभग 1 महीना। ठीक है, 1 महीना का समय लग रहा है। तो
अब यहाँ पे हमने कहा कि 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है 12 घंटे 26 मिनट का समय लगा रही है। और एक चीज यहाँ पे जानिए कि एक दिन, पहले दिन का जो ज्वार है, ये पहले दिन के ज्वार से दूसरे दिन का ज्वार 24 घंटे 52 मिनट 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा, यानी उसमें में आएगा। 24 घंटे 52 मिनट का समय लगेगा दूसरे दिन का ज्वार आने में। दिन का 2 ज्वार नहीं कह रहे हैं, ये आज आया तो कल की बात कर रहे हैं। कल आपका 24 घंटा और 52 मिनट एक्स्ट्रा लगना होगा, तब आपका नेक्स्ट ज्वार आएगा। तो वो क्यों ऐसा होता है, चलिए ये डायग्राम समझिए। यहाँ पे पृथ्वी मैंने ड्रॉ किया है और ये मून है। मून तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मून का डायरेक्शन यानी कि उसका पोजीशन चेंज है। तो हम जानते हैं कि मून जो है या चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रही होती है। मान के चलिए ये आपका चंद्रमा इस पोजीशन पर है और यहाँ पर सपोज करिए हमारा इंडिया है। इंडिया के सम्मुख भाग में चंद्रमा है। इंडिया के सम्मुख भाग में, इंडिया का चलिए कोई भी भाग ले लेते, पूर्वी तट वाला क्षेत्र, वहां पर क्या है, सम्मुख भाग में चंद्रमा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बल्ज बन रहे हैं। तो बल्ज मान लें कि यहाँ 4 बजे लग रहा है। तो उसके बाद ये दोनों तो स्टॉप नहीं है, चंद्रमा भी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है, दोनों साथ में परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी की जो गति है, इसकी वजह से जब पृथ्वी अपना घूर्णन कंप्लीट करेगा, 24 घंटे का समय लगाएगा, तब तक में उसके जो हमने पहला सम्मुख भाग देखा कि इंडिया का पूर्वी तट चंद्रमा के सम्मुख भाग में है, वो अब ना घूमने के बाद रिपीट यहाँ पर तो पहुंच गया, लेकिन वहां पे चंद्रमा नहीं मिली। चंद्रमा क्या हो गया, आगे जाके शिफ्ट हो गया। चंद्रमा आगे जाके शिफ्ट हो गया, यानी कि ये परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा करने की वजह से आगे की ओर शिफ्ट कर गया। अब क्या है, अब इंडिया और थोड़ा सा पृथ्वी को घूर्णन करना पड़ेगा और थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। तो 52 मिनट और एक्स्ट्रा समय लगा रहा है चंद्रमा के सम्मुख आने के लिए। 24 घंटे में तो वही पोजीशन पर आ गया, लेकिन वहां पे चंद्रमा नहीं है। अब उसको और 52 मिनट समय लगाना पड़ेगा चंद्रमा के सम्मुख आने के लिए। तो इसीलिए 52 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। अब उसके बाद हम यहाँ समय पे चर्चा करते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ज्वार कितने समय में आता है, भाटा कितने समय में। तो चलिए यहाँ पे मैंने ज्वार का तो बताते हैं कि 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में आता है। तो भाटा का जो अंतराल है 6 घंटे 13 मिनट, सब में हाफ हाफ कर दिए। एक दिन का ज्वार दूसरे दिन के ज्वार में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगा रहा है। तो एक दिन के ज्वार में, यानी 2 ज्वार जो आ रहे हैं उसमें 12 घंटे 26 मिनट, भाटा में और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 6 घंटे 13 मिनट। तब यहाँ पे देखें, मान के चलिए ये कोई स्थान है पूर्वी घाट, हमारा इंडिया का पूर्वी घाट पे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए ये ज्वार है और भाटा का कैलकुलेशन है। मान के चलिए कोई दिन है आपका 24 मार्च, 24 मार्च का दिन है। 24 मार्च में सुबह 4 बजे 4 AM में एक ज्वार आया। तो दूसरा ज्वार आने में 12 घंटे 26 मिनट बिताना पड़ेगा। तो 12 घंटे 26 मिनट बाद, यानी कि 4:26 शाम में दूसरा और एक ज्वार आ जाएगा। उसके बाद 25 मार्च, ये और दूसरा दिन ले लिए। तो 25 मार्च को जो ज्वार आएगा वो कब आएगा, पहला ज्वार 4:52 सुबह आएगा। 4:52 सुबह। अगर यहाँ हम देखें तो ये 24 घंटे समय लगा दिया, लेकिन 52 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। अगर इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 घंटे 26 मिनट को जोड़ेंगे तो आपका 4:52 आ जाएगा। तो सुबह फिर से आपका 4:52 आया। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पहला दिन जो 4 बजे आया, दूसरे दिन आपको 4 बजे नहीं मिल रहा है, 4:52 में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद दूसरा ज्वार जो आएगा 5:18 शाम में, 5:18 शाम में और एक बार ज्वार आएगा। भाटा कब आएगा, देखिए भाटा जो है इस पहले ज्वार के से 6 घंटे 13 मिनट के अंतराल में
एक भाटा आएगा, यानी सुबह 4 बजे, सुबह के 4 बजे जब आपका ज्वार आया तो भाटा कब आएगा? 10:13 सुबह में। फिर उसके बाद दूसरा भाटा कब आएगा? 10:39 रात में। तो ये समय लग रहा है ज्वार भाटा का। अब दूसरे दिन की भी बात करें, सपोज आपका ये 4:52 में ज्वार आया तो इसके 6 घंटे 13 के अंतराल में भाटा आ जाएगा। तो ये दूसरा ज्वार आया, इसके 6 घंटे 13 के अंतराल में फिर दूसरा भाटा आएगा। तो सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ज्वार आया, 6 घंटे बाद भाटा आया, 6 घंटे बाद फिर ज्वार आया, 6 घंटे बाद फिर भाटा आया, 6 घंटे बाद आपका फिर से ज्वार आया, 6 घंटे बाद फिर भाटा आया, 6 घंटे बाद फिर ज्वार आया, फिर भाटा आया। इसमें 13 मिनट को भी इंक्लूड करना है। 6 घंटे 13 मिनट बाद, 6 घंटे 13 मिनट बाद, 6 घंटे 13 मिनट बाद, इस तरीके से। तो ग्लोब में एक बार देख लीजिए। चलिए हम अपना ही इंडिया को सम्मुख भाग में रखते हैं। चंद्रमा के सम्मुख भाग में हमारा इंडिया वाला पोर्शन है सपोज। तो यहाँ आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा के आकर्षण की वजह से यहाँ पे एक बल्ज बन रहा है और इसके बैक में भी एक बल्ज बनेगा। तो इन दो जगहों पर ज्वार आया, तो यहाँ पे ज्वार आया। उसके बाद अब ये इंडिया को रिपीट यहीं पहुँचने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए 24 घंटे का समय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ 12 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ से और हाफ करिए 6 घंटे का समय लगेगा। यहाँ से यहाँ 24 घंटा, यहाँ से यहाँ 12 घंटा, यहाँ से यहाँ 6 घंटे। तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है? ज्वार आया, तो हम कह रहे हैं कि इस जगह पर भाटा आया है। यहाँ पे जब ज्वार आया है इन दो जगहों पर, तो यहाँ पे क्या आया है? भाटा। अब पृथ्वी को हम रोटेट कर देते हैं, यहाँ पे बैक में ला देते हैं। आपका 12 घंटे का समय लगा दिए। अब यहाँ पे बैक बल्ज बनेगा। पहले क्या था? फ्रंट बल्ज बन रहा था, अब यहाँ पे बैक, यानी कि यहाँ जेनिथ की वजह से ज्वार, तो अब यहाँ पे फिर से बन रहा है नादिर की वजह से। तो जेनिथ की वजह से फिर नादिर की वजह से ज्वार बना। अब यहाँ पे देखिए भाटा इस जगह पर आया। तो चलिए फिर से देखिए, ज्वार यहाँ पर आया, ठीक है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से, जेनिथ की वजह से यहाँ पे ज्वार आया। फिर उसके बाद नादिर की वजह से एक बार ज्वार आया, तो 12 घंटे का समय लगा। अब भाटा देखिए, भाटा इस पोजीशन पर आ रहा है, कह रहे हैं चंद्रमा यहाँ है, तो भाटा, तो यहाँ से यहाँ को जाने में 6 घंटे का समय लगेगा। 6 घंटा 13 मिनट समय लगेगा भाटा आने में। फिर 6 घंटा 13 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगेगा ज्वार आने में। फिर 6 घंटे 13 मिनट का समय लगेगा, फिर भाटा आएगा, फिर यहाँ ज्वार। यानी कि कैसे आ रहा है? यहाँ ज्वार आया, फिर यहाँ भाटा आया, फिर इधर ज्वार आया, फिर यहाँ पे भाटा। यानी कि ज्वार भाटा ज्वार भाटा। तो 2 ज्वार आ गए, 1 2, 2 ज्वार आ गए, 1 2, 2 भाटा आ गए। एक दिन में 2 ज्वार 2 भाटा आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। समय को आप देख सकते हैं, समय से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि कब कब ज्वार आ रहा है, कब कब भाटा आ रहा है। देखिए इसमें ये फिक्स मैंने नहीं बताया है। हालांकि कोई आपको अगर डाटा कहीं का मिल जाए कि आज सुबह में इतने बजे ज्वार आया है या फिर आज शाम इतने बजे ज्वार आया है, तो कल सुबह कितना आएगा, शाम में कितने बजे आएगा, वो आपको आप इसी कैलकुलेशन से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वार के प्रकार। ज्वार के 7 प्रकार हैं। पहला है दीर्घ ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, तीसरा है आयनवृत्ति तथा भूमध्य रेखीय ज्वार, चौथा है उपभू तथा अपभू ज्वार, पांचवा दैनिक ज्वार, छठा अर्धदैनिक और सातवां मिश्रित ज्वार। तो सबसे पहले हम दीर्घ ज्वार पर आएंगे। तो दीर्घ ज्वार शब्द से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ ज्वार यानी कि बड़ा ज्वार आ रहा है। तो दीर्घ ज्वार को पूर्ण ज्वार भी कहा जाता है और इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। यहाँ आप इसको हाई टाइड नहीं कहेंगे, स्प्रिंग टाइड। तो ये कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सरल रेखा में आ जाते हैं तब दीर्घ ज्वार आते हैं। तो जब ये सरल रेखा में आते हैं तो इस स्थिति को या अवस्था को युति, व्युति या सिजिकी कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आए
तो युति की स्थिति बनती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो वियुति की स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति में सूर्य ग्रहण आता है, वियुति की स्थिति में चंद्र ग्रहण आता है, और युति की स्थिति में अमावस्या, वियुति की स्थिति में पूर्णिमा। तो यहाँ पे हम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अलग वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पे खाली ये समझना है कि ये जब तीनों एक ही सरल रेखा में हो, तीनों जब एक ही सरल रेखा में होते हैं तो एक ही तरफ से गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग रही है, यानी कि बल एक ही साइड से लग रहा है, जिस वजह से दीर्घ ज्वार आएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ सूर्य है, एक ही तरफ से क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा जोर से लग रहा है, ज्यादा जल को खींचने की कोशिश करेंगे। अब आपका इधर सूर्य है, इधर चंद्रमा है, तो चूंकि हम जानते हैं एक साइड आपका बैक में बल्ज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक ही सरल रेखा में आकर्षण शक्ति लगाएंगे तो दीर्घ ज्वार आएगा ही। तो हर महीने जब पूर्णिमा और अमावस्या आते हैं तो हर महीने दीर्घ ज्वार बनेंगे। तो ये निश्चित समय में होता है, पूर्णिमा और अमावस्या में दीर्घ ज्वार बनेंगे। यह जो ज्वार होता है सामान्य ज्वार से, सामान्य ज्वार सपोज करिए ये है, तो सामान्य से 20% ऊंचा आता है, और भाटा बहुत ही ज्यादा नीचे हो जाता है, भाटा बहुत ज्यादा नीचे। और दीर्घ ज्वार जो है, ये ज्वार आ रहा है, अगर ये दीर्घ वाला है तो यह 20% ऊंचा होता है। उसके बाद आ जाइए लघु ज्वार। लघु ज्वार जो है, जिसको नीप टाइड कहते हैं, इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो, समकोणीय स्थिति में, यानी कि इधर आपका सूर्य है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका मून है, यानी कि एक ही सरल रेखा में ना होकर के ये इस तरीके से है। तब आकर्षण शक्ति जो है एक दूसरे के विपरीत लगेगा, सूर्य इधर से खींच रहा है, मून इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, जिस वजह से क्या है, दीर्घ ज्वार ना आकर के लघु ज्वार आ रहा है। लघु ज्वार क्यों आ रहा है, क्योंकि आकर्षण इधर से भी लग रहा है, कभी इधर से लग रहा है, जिस वजह से लघु ज्वार आ जाएंगे। तो यह सामान्य ज्वार से 20% नीचे आता है, सामान्य ज्वार जो ये आ रहा है उससे 20% नीचे, और भाटा भी और थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आपका काफी छोटा ज्वार बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ज्वार आते हैं आपका आयन वृत्ति तथा भूमध्य रेखीय ज्वार। तो आयन वृत्त कर्क रेखा और मकर रेखा को कहा जाता है। ये दो वृत्त जो है आयन वृत्त कहलाते हैं। तो आयन वृत्तों पर जो ज्वार आता है इसको आयन वृत्तीय ज्वार। तो कैसे आता है देखें, सूर्य की स्थिति हम जानते हैं, सूर्य वर्ष में कुछ समय के लिए उत्तरायण होता है तो कुछ समय के लिए दक्षिणायन होता है। ये जो है एक साल में कंप्लीट हो जाता है उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति। उसी तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी के यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में आती है। जब उत्तरायण की स्थिति में आ रही है तो क्या है, ये कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है ना। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो वहां पर क्या है, ज्वार आएंगे, और उसके बैक में मकर रेखा पर ज्वार आएगा। यहाँ कर्क रेखा में ज्वार आ रहा है, इसके पीछे जो और एक बल्ज बनता है वो मकर रेखा पर ज्वार ला देगा। तो इस ज्वार को कहते हैं आयन वृत्तीय ज्वार। उसके बाद है भूमध्य रेखीय ज्वार। प्रत्येक महीना भूमध्य रेखा पर भी चंद्रमा जो है लंबवत पड़ती है, जिस वजह से भूमध्य रेखा में भी ज्वार आता है। इस तरीके से यहाँ पे बल्ज बनेंगे, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़े तो इसको भूमध्य रेखीय ज्वार कहेंगे। नेक्स्ट है उपभू तथा अपभू ज्वार। उपभू और अपभू ज्वार जो है हम चूंकि समझ चुके हैं, उपभू की स्थिति जब चंद्रमा और पृथ्वी की निकटतम दूरी बने, यानी कि न्यूनतम दूरी बन जाती है, इन दोनों की, ये दोनों नजदीक आ जाते हैं, तब उपभू की स्थिति बनती है। जब चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी बन जाए तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। तो उपभू के समय में सामान्य से ऊंचा ज्वार आएगा और अपभू की स्थिति में सामान्य से कम नीचा ज्वार आएगा। यानी कि उपभू में चूंकि हम जान रहे हैं और चंद्रमा अगर नजदीक है और नजदीक हो जाए तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, और दूर भेज दीजिए तो अट्रैक्शन इसमें कम लगेगा। तो उपभू की स्थिति में आकर्षण शक्ति ज्यादा लग रही है तो यहाँ पे सामान्य से ज्यादा बड़े ज्वार आएंगे, यहाँ पर सामान्य से कम ज्वार आएंगे क्योंकि आकर्षण शक्ति कम लग रही है। अगर
कभी उपभू के साथ दीर्घ ज्वार आ जाए तो, दीर्घ ज्वार यानी कि ये स्थिति और उपभू हो, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सरल रेखा में हो और कभी उपभू की स्थिति भी बन जाए। जब ऐसा कंडीशन आता है तब जो ज्वार आता है असामान्य इसकी ऊंचाई हो जाती है, बहुत बड़ा ज्वार बनेगा, क्योंकि उपभू में एक तो सामान्य से ज्यादा बन रहा है और दीर्घ तो सामान्य से 20% बन रहा है, तो इस समय में बहुत ही बड़े ज्वार आएंगे। नेक्स्ट है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार सिंपल है, दिन में एक बार आने वाला ज्वार। दिन में जब एक बार किसी स्थान पर ज्वार आ रहे हैं तो इसको दैनिक ज्वार कहते हैं। दूसरा है यानी छठा अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार दिन में 2 बार, दिन में 2 बार ज्वार आ रहे हैं तो अर्ध दैनिक ज्वार। और मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार यानी कि दिन में 2 बार ज्वार आ रहा है लेकिन इसकी ऊंचाई जो है असामान्य है, कभी बहुत नीचे हो रहा है, कभी बहुत ऊपर हो रहा है, कभी नीचे, ज्वारीय परिसर जो है अप एंड डाउन हो रहा है, जिस वजह से इसको मिश्रित ज्वार कहा जाएगा। तो दैनिक ज्वार 24 घंटे के अंतराल में आएगा और 52 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेगा। 52 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि 24 घंटा 52 मिनट समय लगाएगा। और अर्ध दैनिक ज्वार जो आएगा 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में आएगा। और मिश्रित ज्वार तो ये आपका ज्वारीय परिसर में भिन्नता के कारण इसको मिश्रित ज्वार कहा गया। तो ये है ज्वार के प्रकार। आई होप आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और